गुड मॉर्निंग एवन, वेलकम टू इकोनॉमिक टाइम्स डेली न्यूज़ एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। सो आज है 14 जनवरी एंड डे इज़ फ्राइडे। स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस को। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और अगर आप न्यू हैं वहाँ पर, जैसे आज आप बाद में ज्वाइन करते हैं, तो क्योंकि आज पीडीएफ शेयर हो चुकी है तो आज वाली पीडीएफ आपको पुराने मैसेज के फॉर्म में नहीं दिखेगी। आपको पिंड मैसेज पे जाना है जो जस्ट ग्रुप के नाम के नीचे शो हो रहा होता है। तो उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे सारे ही आपको नोट्स वगैरह जो भी मैं शेयर करता हूँ वो मैं पिन मैसेज के फॉर्म में डाल देता हूँ, तो वो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी। और दूसरी बात, आज मैं एक और छोटी सी सीरीज़ टाइप स्टार्ट कर रहा हूँ। ये मैंने आपको ग्लॉसरी थोड़े टाइम पहले शेयर की थी। इसके अंदर क्या था कि बहुत सारी, मतलब मैंने आपको दिखाया था 15 पेजेस के ऊपर कुछ टर्म्स हैं इसके अंदर, हर पेज के ऊपर लगभग 15, 16 या 20 तक भी कभी कभी हैं टर्म्स इसके अंदर। तो मैं 2 से 3 टर्म्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा डेली बेसिस पे, ताकि आपकी थोड़ी सी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग और बिजनेस टर्म्स की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप होती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम ये 3 टर्म्स आज कवर करेंगे। सबसे पहली टर्म एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये कंट्री के जियोग्राफिक्स पे डिपेंड करता है कि कंट्री के पास की कोई स्पेसिफिक एडवांटेज है जिसकी वजह से कोई गुड प्रोड्यूस करना वहाँ पर या कोई सर्विस प्रोवाइड करना वहाँ पर ज़्यादा ईजी है। जैसे इंडिया के केस में यहाँ पर यूथ ज़्यादा है, तो जो भी चीज़ें यूथ डिपेंडेंट होंगी वो इंडिया के अंदर बेटर तरीके से हो पाएंगी। ये इतना अच्छा एग्जाम्पल भी नहीं है, बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल रहेगा। जैसे यूएसए के अंदर आपका न्यूक्लियर जो मटेरियल है, यूरेनियम वगैरह के रिजर्व्स होते हैं, तो वो वहाँ पर ज़्यादा है। इंडिया के अंदर बहुत ही कम रिजर्व्स हैं और वो चीज़ सबसे महंगी मिलती है वर्ल्ड के अंदर। तो अगर वो इंडिया को परचेज़ करना पड़ रहा है और वहाँ पे नेचुरली अवेलेबल है तो वो वहाँ की एब्सोल्यूट एडवांटेज है। इसीलिए यूएस एक मिलिट्री पावर भी है आज के टाइम पे। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज का कॉन्सेप्ट होता है। इसके अंदर लिखा भी यही है, व्हेन अ कंट्री इज़ मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग अ गुड और सर्विस देन अदर कंट्रीज, दैट इज इट नीड्स लेस रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस अ गुड और सर्विस। तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज होता है उस कंट्री के लिए। नाउ एब्सोल्यूट रिटर्न्स, इसका मीनिंग होता है कि आपको कितना रिटर्न मिला एक टाइम पीरियड के अंदर। ये बहुत ही बेसिक टर्म है, इसको आपको कॉन्ट्रास्ट में समझेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया, उसकी वैल्यू एक साल बाद 150 रुपीज़ हो गई, तो एब्सोल्यूट रिटर्न्स आपके बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। 50 रुपीज़ यहाँ पे आपके एब्सोल्यूट रिटर्न्स हो गए। एब्सोल्यूट रिटर्न्स एक अच्छा मेजर नहीं होता है आपके रिटर्न्स को मेजर करने का, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे मैट्रिक्स काम करते हैं। अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करते एक बहुत ही सेफ बैंक के अंदर, तो वहाँ पर भी आपके पैसे 108 रुपये हो ही जाते, फॉर एग्जांपल 8% रेट ऑफ रिटर्न पर। और यहाँ पे आपके 50 रुपीज़ बढ़ रहे हैं, तो आपको जो 42 रुपीज़ का रिस्क का प्रीमियम मिल रहा है जो अपने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला, वो एक अलग रिटर्न है। और ये जो 8 रुपये का रिटर्न मिला आपको, ये अलग तरीके का रिटर्न है। ये रिस्क फ्री रेट हो सकता है और ये हो सकता है रिस्क का प्रीमियम कितना मिला आपको। तो ये सब चीज़ें होती हैं, ये कॉन्ट्रास्ट में समझेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। बट एब्सोल्यूट रिटर्न्स काफ़ी बेसिक टर्म है। अकाउंटिंग प्रॉफिट बहुत ही ईजी चीज़ है। ये होता है कि आपको मेन बिजनेस से कितना पैसा मिला है, मेन बिजनेस में आपका कितना प्रॉफिट जमा हुआ है। इसके अंदर आपने जितना भी प्रोडक्शन किया और उसको सेल कर दिया, तो प्रोडक्शन में कुछ कॉस्ट लगी होगी, तो वो टोटल मिला के एक्स है फॉर एग्जांपल, एंड जो टोटल आपने जितना सेल कर दिया वो वाई है, तो वाई माइनस एक्स आपका अकाउंटिंग प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं होती हैं, इसीलिए एक अलग से टर्म है प्रॉफिट, इसको नहीं बोल सकते क्योंकि इसके अंदर ऐसी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो चीज़ें जो वहाँ से प्रॉफिट आया या वहाँ से लॉस हुआ, तो वो सब इसमें अकाउंट नहीं होता है। अगर लॉस आएगा तो माइनस हो जाना चाहिए, बट वो भी इसमें नहीं होता है, प्रॉफिट भी ऐड नहीं होता है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे मेन एनालिसिस से। तो ये नोट्स हैं, अगर आपने ये नोट्स अभी तक नहीं डाउनलोड किए हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर ये भी, तो इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। नाउ बिगर केपेक्स पुश लाइकली इन बजट टू सपोर्ट ग्रोथ। तो यहाँ पर बेसिकली बजट की काफ़ी सारी न्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी आज पेपर के अंदर, क्योंकि बजट आपका 1 फरवरी 2022 को अनाउंस होने वाला है। हर साल 1 फरवरी को ही अब अनाउंस होता है। तो इसके अंदर क्या बजट में एक्सपेक्टेशंस है, हर सेक्टर के अंदर कुछ कुछ चीज़ें हमें पता चलेंगी। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट पुश करना चाह रही है अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को। तो पहले हम थोड़ा पास्ट देखते हैं अगेन। कैपिटल एक्सपेंडिचर फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर जब एस्टीमेट लगाया गया था, अच्छा मैं आपको एक और छोटी सी बात बताऊं, बजट के अंदर रेवेन्यू की, टैक्सेस कितने कलेक्ट हो सकते हैं, आपका बजट में एक्सपेंडिचर हम कितना करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना करेंगे, या जो भी चीज़ें होती हैं सब, इसका एस्टीमेट दिया जाता है। फाइनल फिगर ऑब्वियसली बात है हम अगले साल के लिए अभी से नहीं बता सकते हैं।
तो वो सब चीज़ें होती हैं, इसकी वजह से एस्टीमेट अभी लगा के चले थे हम पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए 4.39 लाख करोड़ रुपीज़ का। ऑब्वियसली बात है, काफ़ी बार रिवाइज हो जाता है एस्टीमेट, तो ये लेटेस्टली रिवाइज्ड एडिशन मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जो टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर हो चुका है ऑलरेडी, और मतलब प्लान्ड है अगले 2 महीने के लिए आप कह सकते हैं मार्च तक, तो वो 5.54 लाख रुपीज़ आ चुका है, जो कि 26% अप है हमारे इस वाले एस्टीमेट से, जो कि अपने आप में बिल्कुल फाइनल एस्टीमेट था। तो ये इसकी वजह से हम ये भी जान सकते हैं कि गवर्नमेंट बेसिकली पुश करना चाह रही है कैपिटल एक्सपेंडिचर इकोनॉमी के अंदर। अब यहाँ पर वो किस लिए करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली काफ़ी सारे रीजंस होते हैं ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए, उसमें सबसे बड़ा रीज़न है। इसके अंदर वो कैसे करेंगे, स्टेट्स में भी प्रोवाइडेड सम एक्स्ट्रा सपोर्ट। इसके अंदर सबसे मेजर फैक्टर जो काफ़ी सारे फैक्टर्स के अंदर था वो ये था कि वो स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देने वाले हैं इस मतलब बजट के अंदर। तो ये देंगे इसको लॉन्ग टर्म लोन्स के अंदर। अब लॉन्ग टर्म लोन्स यहाँ पर गवर्नमेंट के अंदर 50 ईयर्स तक भी जाते हैं, और इसके अंदर कुछ कुछ लोन्स इंटरेस्ट फ्री रेट्स पे भी होते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पर है। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। पीएम स्ट्रेसेस ऑन लोकलाइज्ड मेजर्स टू बीट थर्ड वेव। तो ये इतनी ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। इसके अंदर बेसिकली यही है कि थर्ड वेव को बीट करने के कुछ मेजर्स हैं जो लिए जाने चाहिए लोकल लेवल पर, क्योंकि लोकल लेवल पर क्या होता है, स्पेशलाइजेशन आ जाती है। वहाँ पर लोकल मिनिस्टर्स जो हैं या लोकल लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज़ हैं, उनको पता होता है कि वहाँ पर उनके मोहल्ले में एक्चुअली में दिक्कत कहाँ पर चल रही है। क्या कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट या कोई ऐसी गली वगैरह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग अफेक्टेड हो रखे हैं, तो उसको ब्लॉक कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। या वो सब चीज़ें होती हैं जो लोकलाइज मेजर्स के हेल्प से ली जा सकती हैं। अब पीएम इसी चीज़ पे स्ट्रेस करें हमारे मोदी जी, इन्होंने मंत्र दिया एक और, प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव एंड कलेक्टिव अप्रोच से हमें काम करना चाहिए। इसका कोई ऐसा कुछ खास मीनिंग निकल के नहीं आता है, बट वो एक बोलने के लिए अच्छा लगता है। पेस ऑफ इनोकुलेशन बढ़ाने की बात की है। इनोकुलेशन मैंने खास ये डाली है टर्म यहाँ पर क्योंकि आर्टिकल के अंदर भी मैंशन थी, बट इसका मीनिंग होता है बेसिकली वैक्सीनेशन होना। तो इनोकुलेशन वही वैक्सीनेशन यहाँ पर रेफर कह सकते हैं। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ। लेट्स कम टू नेक्स्ट न्यूज़ नाउ। VI may tap FCCB route to raise 750 million to 1 billion। तो हमने काफ़ी दिनों से लगातार देखा है VI वोडाफोन आइडिया काफ़ी सारे सोर्सेज से पैसा रेज करने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़े दिनों पहले वो इंटरनेशनल बॉन्ड सेल भी कर रहे थे। यहाँ पर भी ये कुछ इस तरीके से ही है बॉन्ड सेल, बट ये फॉरेन करेंसी बॉन्ड सेल होती है। फॉरेन करेंसी में क्या होता है कि यहाँ पर जो कंपनी है उसको पैसा बॉन्ड्स के अंदर मिलता है, मतलब सॉरी फॉरेन करेंसी के अंदर मिलता है। फॉरेन करेंसी के अंदर मिलने का मीनिंग ये होता है कि उनको पे भी फॉरेन करेंसी के अंदर ही करना पड़ेगा। अब मैं जब सिर्फ ऐसे बोल रहा हूँ तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट फॉर एग्जांपल कंपनी ने लेट से 2 करोड़ रुपीज़ का एक लोन लिया है, सिंपल 2 करोड़ रुपीज़ में लोन लिया है। एंड फॉर एग्जांपल एक का मतलब वोडाफोन आइडिया ने, किसी भी कंपनी ने बेसिकली एक $2 करोड़ का लोन लिया है। अब इसमें होगा क्या कि यहाँ पर 2 करोड़ रुपीज़ पे करने में उनको 2 करोड़ रुपीज़ ही लगेंगे, बट $2 करोड़ पे करने में उनको जो उस टाइम पे डॉलर का रेट में बढ़ोतरी हुई होगी। फॉर एग्जांपल जब लोन लिया था तब 75 रुपीज़ रेट चल रहा था, अगर 76 रुपीज़ भी रेट हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट उनको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एक तरीके से 2 करोड़ रुपीज़ ही उनको एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं अगर आप देखें तो, क्योंकि यहाँ पर ये 150 करोड़ रुपीज़ होंगे और 2 इंटू 76 हो जाएगा आपका 150 प्लस और 12, तो 162 करोड़ रुपीज़ उनको, सॉरी 152 करोड़ रुपीज़ उनको पे करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से 2 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर उनको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, जो भी फॉरेन करेंसी की वजह से हुआ है। तो ये वही होता है कि करंट जब कंपनी को बहुत ज़्यादा नीड होती है मनी की, तो वो इस चीज़ को ज़्यादा कंसीडर नहीं करते हैं कि उनको फ्यूचर के अंदर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। वो चाहते हैं अपने फंड्स को कहाँ पे लगाएं, वो चाहते हैं अभी के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स को अपने वेंडर्स को पेमेंट कर दें जल्दी से जल्दी। जो भी इनके वेंडर्स बेसिकली लोन जहाँ से भी इन्होंने लिया है उसको रीफाइनेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकी इन्वेस्टमेंट इन नेटवर्क्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप बोल सकते हैं, क्योंकि एक टेलीकॉम कंपनी है तो इनको 5G के नेटवर्क्स के अंदर और बाकी स्पेक्ट्रम वगैरह के अंदर ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ पर, और ये अमाउंट भी बहुत ज़्यादा रेस कर रहे हैं, तो काफ़ी एक अच्छा एवेन्यू देखने को यहाँ पर मिल सकता है। नाउ इनको काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया है इसको लेकर, और बोला है ये कुछ जो पॉजिटिव रिव्यूअर्स थे उन्होंने बोला है कि फंड रेज होने के बावजूद भी इनको अपने टैरिफ रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। बेसिकली अपने रिचार्ज के प्लान्स के जो रेट होते हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो नवंबर 26 को, मतलब नवंबर मंथ के अंदर बोलना चाहिए, बट नवंबर 26 से ही इफेक्टिव हुआ था कि वोडाफोन आइडिया, जियो और एयरटेल तीनों ने अपने टैरिफ के रेट्स को थोड़ा बढ़ाया था। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि और थोड़ा यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल सकता है ताकि वो अपने ARPU को बढ़ा सके।
ARPU मैंने आपको बताया हुआ है, इसका मीनिंग होता है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र। तो मतलब वो ये कि एक यूज़र जो टेलीकॉम VI को सब्सक्राइब किया हुआ है, जिसने VI की सिम ली हुई है, वो कितने एवरेज रिचार्ज करा रहा है। 3 Indian IT companies among top 5 recipients of H1B visas in FY21। बेसिकली मैं आपको पहले बताता हूँ H1B सॉरी वीज़ा क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है, ये एक ऐसा US का वीज़ा है जो कि वहाँ पे अगर कोई कंपनी ऑपरेट कर रही है US के अंदर, तो वो एम्प्लॉय कर सके इंडियन लोगों को या फॉरेनर्स को। बेसिकली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन लेबर्स हो जाएगा, अगर हम फॉरेनर्स की बात करें तो फॉरेनर लेबर हो जाएगी। तो उनको वो एम्प्लॉय कर सके, इसके लिए उनको H1B वीज़ा लगवाना पड़ता है, पूरी कंपनी का वीज़ा होता है। और इसके अंदर सारी लगभग कंपनीज अप्लाई करती हैं जो बाहर से हैं और US बेस्ड काम करती हैं। मतलब US के अंदर भी उनकी ब्रांच है या फिर मेन काम ही वो पूरा US के अंदर करते हैं। इसके अंदर ऑब्वियस ही बात है, US के अंदर अपने आप में टेक सेक्टर बहुत ही डेवलप्ड है, तो टेक सेक्टर की बहुत सारा IT सेक्टर बहुत सारा इंडिया का वहाँ पे भी गया हुआ है। तो कुछ कंपनीज इंडिया की जैसे वहाँ पे खुली हुई थी, उसके अंदर से जो टॉप 5 रेसिपिएंट्स हैं, लगभग ये काफ़ी सारे लोगों को मिलता है, 18,000 प्लस एप्लीकेंट्स को ये टोटल मिल जाता है। बट उसके बावजूद भी जो टॉप 5 रेसिपिएंट्स थे इस आपके वीज़ा के, जिसको सबसे लॉन्ग टर्म के लिए मिला है, उसके अंदर से 3 इंडियन IT कंपनीज निकल के आई हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। बाकी वेरी लेस ओवरऑल डिनायल रेट्स। तो मतलब वही है कि जिन टोटल ओवरऑल लोगों ने जिन्होंने, तो यहाँ पे ओवरऑल काफ़ी लेस डिनाई किया है। जो US की बेसिकली इसकी पॉलिसी है पूरी वीज़ा की, उसके अंदर जो जो भी एप्लीकेंट्स उनको कम डिनाई किया है। बट हाँ, उसके बावजूद भी टॉप के अंदर 3 के अंदर इंडियन IT कंपनीज आई हैं। अब इंडियन IT कंपनीज़ को इसका बेनिफिट क्या है, तो बेसिकली जो इंडियन कंपनीज US के अंदर ऑपरेट कर रही हैं, वो चाहती होंगी कि इंडियन, तो जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे हैं इंडियन कंपनीज़ के अंदर इंडियंस, तो उनके लिए ये वीज़ा उनको चाहिए। Now, FX reserves may face some pressure with 256 billion debt maturing in 12 months। तो बेसिकली यहाँ पर 43% ऑफ द टोटल इंडियन डेट जो उनको फॉरेन रिजर्व्स के अंदर पेमेंट करनी है, तो उसका रीज़न क्या होता है, फॉरेन रिजर्व्स में एक्सेस पेमेंट होती है उसके लिए, तो उसका रीज़न मैंने आपको यहाँ पे बताया था। अब फॉरेन रिजर्व्स के अंदर पेमेंट उनको करनी है 256 बिलियन की, तो वो डेट जो है, इतना डेट बेसिकली मच्योर हो रहा है अगले 12 मंथ्स के अंदर अंदर। ये सितंबर 21 का टोटल डेट का फिगर है, ये 596 बिलियन सॉरी। तो ये जो फिगर है 596 बिलियन की, ये सितंबर 2021 के अकॉर्डिंग टोटल डेट है। इसके अंदर से 43% 256 बिलियन डेट जो है हमें 12 मंथ्स के अंदर अंदर इंडियन इकोनॉमी को पे करना है। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा, काफ़ी इजी न्यूज़ है। बाकी इसके अंदर एक और फैक्टर ये आता है कि यहाँ पर US के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन इस टाइम चल रहा है। 39 ईयर में सबसे हाई पर चला गया, 7% पर US का इन्फ्लेशन चला गया है। तो इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पर हायर डॉलर पुल आउट होगा। मतलब बेसिकली वहाँ पे इन्फ्लेशन आया है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो मेजर्स लेंगे। और क्या होता है, जनरली इन्फ्लेशन के जो मेजर होते हैं उनसे फॉरेन करेंसी रेट, जो डोमिनेंट फॉरेन करेंसी होती है, जैसे US डॉलर और INR के केस में US डॉलर रहेगा, तो वो और ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाती है। अप्रिशिएट होने का मीनिंग क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है वैल्यू के अंदर, ताकि लोग बेसिकली बाहर से ज़्यादा इंपोर्ट करने लग जाएं और हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कर्ब करा जा सके। क्योंकि अगर लोग बाहर से मंगाएंगे तो यहाँ के जो सेलर्स हैं वो भी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के चक्कर में अपने प्राइसेस को कम कर देंगे, और जनरल प्राइस लेवल कम होते ही इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो उस रीज़न से ये किया जाता है। अब इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को फेस करनी पड़ सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उसको हायर डॉलर पे आउट यहाँ पर होगा। ना आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। कैपिटल गुड्स लुक्स राइप फॉर अ लॉन्ग टर्म बुल रन। तो यहाँ पे बेसिकली स्टॉक्स और शेयर्स की बात की गई है जो कैपिटल गुड्स सेक्टर के अंदर है। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तो वो ये गुड्स होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आते हैं। बेसिकली जैसे एक मशीनरी है जो आगे मशीनरी बनाती है, सॉरी, जो आगे कंज्यूमर का प्रोडक्ट बनाती है, डायरेक्ट प्रोडक्ट। जैसे अगर आप देखेंगे, मान लेते कोई ब्रेड बनाने वाली कंपनी है या ब्रेड बनाने वाली मशीन है स्पेसिफिकली, तो वो ब्रेड बनाने वाली जो मशीन है वो होगी कैपिटल गुड, और जो ब्रेड उससे बन के आ रहा है वो होगा बेसिकली कंज्यूमर गुड। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है कैपिटल गुड और कंज्यूमर गुड के अंदर। एक और डिफरेंस ये होता है कि कैपिटल गुड थोड़े लॉन्ग टर्म चलते हैं और कंज्यूमर गुड नॉन ड्यूरेबल भी होते हैं, बट मेनली ये ड्यूरेबल भी होते हैं, बट मेनली नॉन ड्यूरेबल ही होते हैं। जैसे कंज्यूमर गुड के अंदर ड्यूरेबल्स के एग्जांपल आएंगे, जैसे आपका टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, एसीज, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मेनली आइटम्स आती हैं।
तो वो सब इसके अंदर आ जाएगा। बाकी जो सारे प्रोडक्ट्स होते हैं कंज्यूमर गुड्स के, वो मेनली नॉन ड्यूरेबल होते हैं, शॉर्ट टर्म कंजम्पशन के लिए होते हैं। और कैपिटल गुड्स के अंदर आप यही सब मान सकते हैं, जो मशीनरी वगैरह है और ये सब सारी इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल गुड्स के अंदर आती हैं, तो वो सब इसके अंदर आता है। अब कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स जो हैं वो मेनली मैंने यहाँ पे कुछ कंपनीज के नाम लिखे हैं, L&T, साइमंस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ABB इंडिया, ऐसे काफ़ी सारी और भी कंपनीज हैं। इसके अंदर से टॉप 5 कंपनीज एवरेज 1 ईयर रिटर्न अगर आप देखेंगे तो वो 50% से ऊपर रहा है, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव फिगर है। और 2001 से लेकर अभी तक का रिटर्न देखेंगे तो 2000% भी रिटर्न रहा है कुछ बड़े स्टॉक्स के अंदर। मतलब ये तो कुछ टॉप 4 स्टॉक्स हैं, टॉप 5-7 स्टॉक्स के अंदर बेसिकली एवरेज निकालेंगे तो वो काफ़ी ऊपर जाता है। BSE कैपिटल गुड्स इंडेक्स एक काफ़ी इसका अच्छा इंडेक्स है इस टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब इसके अंदर बोला क्या गया है, न्यूज़ के अंदर बेसिकली यही बोला गया है कि कैपिटल गुड्स के जो ये सारे कुछ स्टॉक्स हैं, इसके अंदर जो एवरेज रिटर्न आगे चल के रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। और यही है कि ये इंडस्ट्री किसी पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री अगर डेवलप कर रही होती है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो कहीं ना कहीं से कैपिटल गुड्स उसमें डेवलपमेंट हो ही जाती है। तो उस तरीके से ये एवर ग्रोन इंडस्ट्री टाइप फ्यूचर के अंदर निकल के आ सकती है। टॉप लिस्टेड हॉस्पिटल कंपनीज मैनेज टू कट डेट एंड पुश अप प्रॉफिट्स। अब यहाँ पे पैंडमिक की वजह से हज़ारों चीज़ें दिक्कत हुई है, बुरी चीज़ें हुई हैं, बट उन सब की वजह से यहाँ पर एक चीज़ तो आप ये भी अग्री करेंगे कि एक चीज़ अच्छी हुई है, हॉस्पिटल कंपनीज जो है उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा कैश फ्लो उनके पास आया है फ्यूचर के, मतलब अभी लगभग 2 साल के पीरियड के अंदर। तो उन्होंने क्या है कि ऐसे ऑब्जर्व किया है लोगों ने कि यहाँ पर उन्होंने अपने डेट को कट किया है, उस सभी मनी फ्लो जो उसके अंदर आया है, और यहाँ पर उन्होंने अपने प्रॉफिट्स को पुशअप करने की कोशिश की है। अब डेट को कम करने से प्रॉफिट्स कैसे पुशअप हो रहे हैं, तो इसका बेसिक एग्जांपल ये होता है बेसिकली कि यहाँ पर डेट को कम करते ही आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं। और इंटरेस्ट की लायबिलिटी ख़त्म होना बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है प्रॉफिट के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट भी अपने आप में एक एक्सपेंस होता है, तो उस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ स्टॉक्स जो हॉस्पिटल कंपनीज़ के ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, वो है अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर, फोर्टिस हेल्थ केयर, और बहुत सारे और भी स्टॉक्स हैं जो इस सेक्टर के अंदर डील करते हैं। ये मैंने अगेन लिख दिया यहाँ पर इफेक्ट ऑफ पैंडमिक। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर कि ये अपना डेट कट कर पाए और ये सब कर पाए, इसका मेन रीज़न पैंडमिक का होना ही है। मोर प्रॉफिटेबल एज लायबिलिटीज़ रिड्यूस, तो ये मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि इंटरेस्ट की जो लायबिलिटीज़ हैं वो कम हो जाती है और डेट ओवरऑल कम होता है, तो वहाँ पर जो एनुअल पेमेंट्स हैं वो सब पेमेंट्स हैं वो भी कम हो जाती हैं, तो उसकी वजह से प्रॉफिटेबल कंपनी ज़्यादा बन गई हैं, तो ये भी एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इंडिया यूके एम टू फाइनलाइज FTA बाय ईयर एंड। अब यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे एंड भी लिखना चाहिए, वैसे न्यूज़ के अंदर मेंशन नहीं था। बाय ईयर का बेसिकली FTA का बेसिकली मीनिंग है यहाँ पर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इंडिया और UK के बीच में, इंडिया यूरोप के बीच में, और इंडिया UAE के बीच में। 3 जगहों से इंडिया अभी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, और काफ़ी सारी जगहों से बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट की भी बातें कर रहे हैं। तो उसके अंदर बेसिकली होता ये है कि हमारे ओवरऑल फॉरेन जो सारे पॉलिसी के फॉरेन पॉलिसी के रिलेशन होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, और उसके अंदर जो भी चीज़ें जैसे यहाँ से वहाँ पर एक्सपोर्ट होती हैं या वहाँ से यहाँ पर इंपोर्ट होती हैं, तो उन सब के अंदर हम उसको ड्यूटी फ्री कर देते हैं और बहुत सारा फ्री अराइवल्स पे हम चीज़ें मंगाने लग जाते हैं। जैसे आप देखेंगे मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज़ लाइक गुड्स, सर्विसेज, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ये सभी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो यहाँ पर टच करेंगे। ये इन नंबर के अंदर 16 इश्यूज़ थे, मैंने टॉप 5 यहाँ पर लिख दिए हैं सारे, और आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारे और भी मेंशन है, चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। अब इसके अंदर गुड्स सर्विसेज का तो ऑब्वियसली बात है, इंपोर्ट्स की बात कर रहे हैं। इनोवेशन के अंदर ये होता है कि जैसे आइडियाज़ की शेयरिंग होना, मतलब कोई कंपनी यहाँ से और वहाँ की कंपनियाँ मर्ज करके अपना एक्सपर्टीज़, जैसे यहाँ का कोई एक्सपर्ट है किसी फील्ड के अंदर, बट फॉर एग्जांपल उसके पास फाइनेंस की कमी है, उसके पास एक फील्ड के अंदर पैसा लगाने की यहाँ पर कैपिटल नहीं है, तो वहाँ से कोई उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर देगा, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। या फिर 2 लोग यहाँ से वहाँ से मिल करके, हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वो कहीं पे साथ में पढ़ते हों, तो वो सब मिलके अपना आइडिया डेवलप कर सकें। इसके लिए जो गवर्नमेंट की परमिशन है वो जल्दी इजीली मिल जाएगी अब अगर ये पास हो जाता है तो। सस्टेनेबिलिटी का बहुत इन्वायरमेंटल सा मीनिंग है, इसकी कोई खास वो नहीं है। इन्वेस्टमेंट के अंदर बेसिकली वही है कि यहाँ से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होना और यहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहाँ पर जाना, तो वो सब इसके अंदर ईजीली हो पाएगा।
बेनिफिट इसके अंदर इंडिया को ये होने वाला है कि यहाँ पर 35 बिलियन के एक्सपोर्ट्स नेक्स्ट 10 ईयर के अंदर निकलने वाले हैं, जो कि काफ़ी एक पॉजिटिव फिगर है। सिर्फ यूके तक ये जाने वाले हैं। बाकी इसके अलावा टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, केमिकल्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर मेन हमारा एक्सपोर्ट होने वाला है, अगर ये यूके के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट है वो हो जाता है। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस या ऐसे कोई सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है न्यूज़। नाउ लेट्स कम टू लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे। IBC may come up in budget session for faster resolution क्रॉस बॉर्डर नॉर्म्स। अब यहाँ पर बेसिकली ये है कि बजट सेशन सिंस अनाउंस होने ही वाला है, तो इसके अंदर जो रेजोल्यूशन प्रोसेस होता है, रेजोल्यूशन प्रोसेस मेनली होता है जैसे कोई कंपनी है वो बैंकरप्ट हो चुकी है, तो उसके बाद जो भी पूरा उसका प्रोसेस चलता है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपने जो क्रेडिटर्स हैं बेसिकली वो इन्वेस्टर्स से जो भी असेट्स होते हैं उनको सीज करते हैं, इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं जो भी खरीदना चाहता है फ्यूचर के अंदर, और बाकी सब क्रेडिटर्स के पास आ जाता है। तो वो सब पूरा जो प्रोसेस होता है वो सब आपका रेजोल्यूशन का ही प्रोसेस होता है। अब इसके अंदर बजट सेशन के अंदर ये अनाउंस किया जाएगा कि IBC जो है, IBC मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, तो वो यहाँ पर बेसिकली फास्टर प्रोसेस के साथ आएगा इसके अंदर कि रेजोल्यूशन जो है वो जल्दी से जल्दी हो सके। क्रॉस बॉर्डर नॉर्म्स क्या हैं बेसिकली कि बाहर की कंपनीज जो हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर डील करती हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी उनका काम निपट सके। अगर वो अपना रेजोल्यूशन करवाना चाहती है, मान लेते हैं कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, तो वो सब चीज़ें जल्दी हो सके, बेसिकली यही बताना चाह रहे हैं। या यहाँ की कोई कंपनी है वो कहीं पे जाके उसकी कोई ब्रांच है वो बैंकरप्ट हो जाती है फ्यूचर के अंदर, तो वो रेजोल्यूशन जल्दी जल्दी हो सके, इसीलिए यहाँ पर किया है। क्रॉस बॉर्डर नॉर्म्स का मीनिंग वो मैंने आपको बताई दिया है, फॉरेन कंपनीज, ये मैंने खुद से ऐड किया है हेडलाइन इसके अंदर। नो IBC मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, क्रॉस बॉर्डर सॉल्वेंसी टू बी इन लाइन विद ग्लोबल लॉ। तो यहाँ पर जैसे हर कंट्री, मेजर कंट्रीज़ के अंदर लॉ चल रहे हैं इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड, उसी तरीके के लॉज यहाँ पर इंडिया भी इम्प्लीमेंट करेगा अपने इस ग्लोबल लॉ के अंदर, ताकि जल्दी चीज़ें हो सके। बाकी इसके अंदर एक और मिनिस्ट्री है जिसका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़रूरी है, MCA उसका नाम है। इसका मीनिंग होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो जो भी कंपनीज से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, तो बेसिकली उसकी सबसे बड़ी मिनिस्ट्री यही है फ्यूचर, मतलब पूरी गवर्नमेंट। तो इन्होंने भी अपनी सारी जो सजेशंस थी IBC के पूरे पैनल की, तो इनको अप्रूव कर दिया आप कह सकते हैं, या फिर जो वर्ड आपके आर्टिकल के अंदर लिखा था वो था एग्जामिन कर लिया है। तो एग्जामिन कर लिया है और कुछ चेंजेस को मेंशन नहीं किया गया है, तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि अप्रूवल MCA ने अपना सारा दे दिया है। जो भी बजट सेशन के अंदर अप्रूवल मिलेगा जिस भी चीज़ को, तो वो चीज़ इम्प्लीमेंट यहाँ पर हो जाएगी। अच्छा, बजट सेशन आपका 1 फरवरी को स्टार्ट होगा, ये मैंने आपको बता दिया है, और ये पूरा सेशन होता है, इसके अंदर बजट पढ़ना और फाइनेंस एक्ट लाना एक पूरा छोटा काम होता है। इसके अलावा बहुत सारे इकोनॉमिक मेजर्स लिए जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे छोटा काम बोला, छोटा काम इन द सेंस कि मतलब ये भी एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस होता है, बट ये पूरा नहीं होता है। मतलब इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें बजट सेशन के अंदर होती हैं, हालांकि उसका नाम सिर्फ बजट सेशन है यहाँ पर। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू सारी न्यूज़। 2-3 न्यूज़ हमारी बजट की थी, काफ़ी सारी फॉरेन रिलेशन से रिलेटेड, और 2-3 न्यूज़ आपकी स्टॉक्स जो फ्यूचर के अंदर पॉजिटिव बिहेव कर सकते हैं उसकी थी यहाँ पर। तो अगर आपको अगेन ये नोट्स वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में तो नहीं मिलेंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये चीज़ मिल सकती है, और डाउट्स वगैरह पूछने हैं तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।